में ये होता है कि ये मैट्रियार्की फॉलो करता है, मतलब एक ग्रुप होता है, जो फीमेल एलिफेंट्स होता है उनका एक ग्रुप रहता है, वो उसको लीड करती है उस ग्रुप को। भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदिवासियों की हत्याएं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका मैं भी भारत के इस खास प्रोग्राम में। सप्ताह भर की बड़ी खबरों में आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि पिछले वर्ष मणिपुर में कितने लोग हुए विस्थापन के शिकार, जिसके कारण रिकॉर्ड में मणिपुर पूरे दक्षिण एशिया में टॉप पर रहा। फिर आपको दिखाएंगे त्रिपुरा में हाथी के हमलों पर एक खास ग्राउंड रिपोर्ट, और त्रिपुरा के अपोजिशन लीडर जितेंद्र चौधरी ने क्यों लिखा मुख्य सचिव को पत्र। इसके बाद चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां बम के फटने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में एक ऐसे उम्मीदवार की बात जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। करीब 5 साल से पूरे भारत में इतना अधिक आंतरिक विस्थापन नहीं हुआ जितना सिर्फ मणिपुर में हुआ है, वह भी 1 साल के भीतर। जिनेवा स्थित IDMC यानी आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की रिपोर्ट ने भारत में साल 2023 में हिंसा के कारण होने वाले विस्थापन को 2018 के बाद से सबसे अधिक बताया है। IDMC की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2023 में हिंसा के कारण दक्षिण एशिया में कुल 69,000 लोगों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। इनमें से अगर 2,000 को छोड़ दें तो बाकी पलायन मणिपुर हिंसा के कारण हुआ है। यानी पिछले साल पूरे दक्षिण एशिया में हुए विस्थापन में 97% की वजह मणिपुर हिंसा रही है। इस रिपोर्ट में मणिपुर की हिंसा की पृष्ठभूमि देते हुए बताया गया है कि मैतेई समुदाय सरकार से काफी समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग कर रहा था। इस सिलसिले में मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद 3 मई 2023 को मणिपुर के पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया था। इस मार्च के कारण मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़प हुई। ये झड़प अंततः मणिपुर के आदिवासी बहुल चुराचांदपुर में हिंसा में तब्दील हो गई। इस हिंसा के चलते मणिपुर में बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। जहां मैतेई लोगों को पहाड़ी इलाके छोड़ने पड़े, वहीं इम्फाल के मैदानी इलाकों से जनजातीय लोगों का विस्थापन हुआ। इस दौरान 50,000 से ज़्यादा लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में शरण लेनी पड़ी, तो हज़ारों लोगों को मणिपुर से सटे अन्य राज्यों में भी जाना पड़ा। दुनिया भर में विस्थापन के कारणों में प्राकृतिक आपदाओं समेत कई अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन मणिपुर में विस्थापन का कारण जातीय हिंसा है। अफसोस की बात यह है कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और यह हिंसा थम नहीं रही है। मणिपुर में हिंसा की वजह से फिलहाल मैतेई और कुकी समुदाय के बीच गहरी खाई पैदा हो गई है। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चिंता की बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने निष्पक्ष होकर हिंसा से निपटने की कोशिश नहीं की है। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए मैं भी भारत की संपादक चित्रिता सान्याल पहली पत्रकार थी जो कुकी बहुल इलाकों में पहुंची थी। वे इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आइए उनसे बात करते हैं। चित्रिता, ये रिपोर्ट दावा करती है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के अलावा जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामले भी शायद हिंसा का कारण बने थे। क्या यह बात सही है, और अगर सही है तो ये पूरा मामला क्या है? जी हिमांशी, अगर मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर के जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 15% से भी ज़्यादा लोग अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं। और मार्च के महीने में पिछले साल मणिपुर हाईकोर्ट ने ये राय दी कि मैतेई समुदाय जो इस अनुसूचित जनजाति समुदाय से बाहर है उनको
इस लिस्ट में, यानी कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिस्ट में लाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन सरकार को भेजी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी। और इसके बाद ही हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी हलचल मची। अब मई के महीने में 3 मई वहाँ पे कुकी और जो समुदाय ने एक सॉलिडारिटी मार्च निकाली, और उसके बाद ही कह सकते हैं कि उसी से पूरे मणिपुर में हिंसा फैल गई। उसमें कई लोगों की जानें गईं और कई हजार लोग बेघर भी हुए। मैं भी भारत में हमने कई रिपोर्ट इसमें दिखाई। हम लोग खुद वहाँ पे गए थे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप लोगों को दिखाई कि कैसे वहाँ पे हिंसा के चलते कई लोग अपने घर बार छोड़ के मजबूरी में शरणार्थी शिविरों में रहने लगे थे। मैतेई और कुकी-जो समुदाय, दोनों समुदाय के लोग शरणार्थी शिविरों में ठहरे हुए थे, क्योंकि इस हिंसा के चलते ऐसे बहुत सारे गांव थे जो जला दिए गए। कह सकते हैं कि मणिपुर अभी तक पूरी तरह से बटा हुआ है। एक तरफ कुकी और जो समुदाय के लोग रहते हैं और दूसरी तरफ मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। इस हिंसा के चलते जो एक विश्वास इतने सालों से दोनों समुदाय में बना हुआ था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। और आज हालात ऐसे हैं कि जो और कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं जा सकते, और मैतेई समुदाय के लोग जो कुकी और जो जहाँ रहते हैं, जो वहाँ रहते थे, वो वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो ये वजह है कि हिंसा 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है, पर अभी तक वो हिंसा पूरी तरह से थम नहीं गई है, रुकी नहीं है। आज भी खबर आती है कि कहीं ना कहीं वारदातें हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। हम जब वहाँ गए थे मणिपुर में, हमने मैतेई समुदाय के लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई और कुकी और जो समुदाय के लोगों से भी हम लोग मिले। हम उनके गाँव में गए और हमने देखा किस तरह से गांव के गांव जले पड़े हुए थे और घर बर्बाद हो गए थे। लोग अपने घर, अपने गांव छोड़ के शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। और आज भी कई जगह ऐसे हैं कि जहां अभी भी शरणार्थी शिविर चल रहे हैं, क्योंकि लोग अपने घर, अपने गांव लौट ही नहीं पाए हैं, क्योंकि हिंसा पूरी तरह से थमी नहीं है। तो ये सच है कि इस तरह की हिंसा बहुत पहले ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, अगर वहाँ राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम लिया होता तो। पर ऐसा कोई ठोस कदम राज्य सरकार ने लिया है ऐसी खबर भी नहीं आई, और हालात जो है वो भी सुधरी नहीं है। अभी भी लोग मारे जा रहे हैं, और जो लोग अपना घर बार छोड़ के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, वो भी अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं। आपने इम्फाल घाटी के साथ चुराचांदपुर और कांगपोकपी का दौरा भी किया था। ये बताएं कि क्या सचमुच में इतने बड़े स्तर पर लोगों का विस्थापन या पलायन हुआ है, या यह रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश कर रही है? मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग इम्फाल घाटी, चुराचांदपुर इलाके में बहुत जगह पे हम लोग गए, उन शरणार्थी शिविरों में गए, कई जगह गए। हज़ारों लोग वहाँ पे रुके हुए थे। कहा जाता है कि कम से कम 45,000 कुकी और जो समुदाय के लोग इन शरणार्थी शिविरों में ठहरे हुए थे, और 15,000 से ज़्यादा मैतेई समुदाय के लोग भी शरणार्थी शिविरों में रुके हुए थे। इसकी वजह एक ही है कि वो विश्वास जो पहले से चल रहा था, वो विश्वास कहीं टूट गया था, और जिस तरह से लोग मारे जा रहे थे, घर जला दिए जा रहे थे, इसकी वजह से वो लोग अपने घर वापस जा ही नहीं पाए।
और जाते भी कहाँ, क्योंकि उनके घर जो थे वो पूरी तरह से जला दिए गए थे, उनके खेत जो है बर्बाद कर दिए गए थे। हम जब शरणार्थी शिविरों में गए, हमने देखा कि कैसे रातों रात पूरा परिवार जो है एक ही कपड़े में भाग के आ गया है, कई किलोमीटर चल के शरणार्थी शिविर पहुंचे हैं। ना उनके पास कपड़ा था, ना उनके पास कोई राशन था, और ना ही हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके किताबें, उनके सर्टिफिकेट सब कुछ जल गया था। और जिस वजह से जिस हालात में वो भाग के आए थे, उनके लिए दोबारा वापस जाने का मतलब है कि पूरी तरह से उनके लिए घर बना दिया जाए, या उनके जो खेती बाड़ी होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसान थे, वो जाएं कैसे, क्योंकि वो घर भी जले हुए थे। सरकार ने उनका घर दोबारा बनाने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा घर बनाया है, ऐसे रिपोर्ट्स भी नहीं आई। पूरी तरह से वो उनका जो सरकार पे जो विश्वास था वो पूरी तरह से टूट चुका है। और यही वजह है कि आज भी अगर हम कुकी और जो समुदाय की बात करें तो उनका साफ कहना है कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि वो सरकार पे विश्वास ही नहीं करते। उन्हें लगता है और उनका दावा है कि ये सब कुछ सरकार करवा रही है, क्योंकि पुलिस सरकार मैतेई है, मैतेई समुदाय के लोग हैं और वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये विश्वास टूटने के वजह से वो इतना उनमें ट्रस्ट ही नहीं है, और वो डर इतना है कि वो अपने घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर चले जाएंगे तो फिर से वो हिंसा का शिकार बन सकते हैं। मणिपुर में चल रही हिंसा को 1 साल हो चुका है। अब तो मीडिया में मणिपुर की चर्चा भी बंद हो चुकी है। अब वहाँ के हालात कैसे हैं? क्या स्थिति कुछ संभली है? देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि जब हम लोग मणिपुर गए थे तो 2 महीने हो चुके थे। उसके बाद भी पूरी तरह से उस टाइम पे गोलीबारी चल रही थी, लोग मर रहे थे, गांव के गांव जल रहे थे। तब भी सरकार ने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया था कि हिंसा रुके। और आज 1 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद अभी भी हमें सुनाई देता है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। और सच बात यह है कि पिछले साल मार्च के महीने में और मई के महीने में जब ये घटना घटी, उसके बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई जिक्र ही नहीं था। धीरे धीरे हमारे जैसे लोग जब वहाँ पहुँचने लगे तो धीरे धीरे खबर आने लगी, और आज फिर से मणिपुर की घटनाएं पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, और वहाँ पे क्या हो रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। बीच बीच में खबर ज़रूर आती है, जैसे वोटिंग के टाइम हमने देखा कि कई खबरें आई कि बहुत सारे जगह में जो कोकी और जो इलाका है वहाँ पे उन लोगों ने वोटिंग जो है उन्होंने बॉयकॉट किया, वो वोट देने नहीं गए। मैतेई समुदाय के लोग जिनके घर जल चुके थे वो वहाँ पे किसी तरह से वोट कर नहीं पाए, क्योंकि उनके कार्ड्स वगैरह सब कुछ जल गए थे, डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। तो स्थिति जो है हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ संभली है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार को जो ठोस कदम लेने थे, मैंने पहले भी कहा कि वो कदम उन्होंने लिया नहीं तो राज्य सरकार क्या नहीं कर सकती थी। अगर वो चाहती तो ये हिंसा पूरी तरह से बंद हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। चित्रिता, अंत में ये बताएं कि यह हिंसा इतनी विकराल क्यों हो गई है? केंद्र सरकार ने बकायदा एक सुरक्षा सलाहकार को वहां तैनात किया हुआ है, फिर भी हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? देखिए, ये मैंने जैसे कहा हिमांशी कि अगर सरकार चाहती, राज्य सरकार अगर चाहती तो हिंसा रुक सकती थी, पर ये रुकी नहीं। इसकी वजह ये है कि लोगों का जो विश्वास था, कुकी और जो समुदाय के लोग जो वहाँ रहते हैं, उनका जो विश्वास था राज्य सरकार पे, वो पूरी तरह से टूट चुका है। उनका कहना है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री जो हैं एन वीरेंद्र सिंह, वो मैतेई हैं, वो मैतेई के हित में काम कर रहे हैं और कुकी और जो समुदाय के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं।
और ये जो एक टेंशन बनी हुई है, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है, पर ये बात सच है, जो विश्वास एक बार टूट चुका है उसको दोबारा कायम करना राज्य सरकार को करना चाहिए था, पर राज्य सरकार ने ऐसा किया नहीं। और उनको ये लग रहा है कि अगर मैतेई अगर अनुसूचित जाति समुदाय के लिस्ट में नहीं आया तो जो लैंड है, जो ज़मीन है, उस पे मैतेई का कोई हक नहीं रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो कुकी और जो समुदाय है उनका हक रहेगा, क्योंकि ये ज़मीन पूरी तरह से उस जगह पे है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है। और दूसरी बात यह है, क्योंकि जो और कुकी समुदाय के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे शिक्षा काफ़ी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो जो सरकारी नौकरी हैं वो पूरी तरह से मैतेई लोग से नहीं, कुकी और जो समुदाय के लोग ही वो नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ ले सकते हैं। तो जब तक ये टसल चलेगा दोनों समुदाय के बीच, हिंसा पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती है। इसके लिए सरकार को कई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, जो वो नहीं उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रिता। और अब आपको लिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के एक और राज्य त्रिपुरा। यहाँ के कई आदिवासी इलाकों में हाथियों और मानव के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हाथी अब केवल फसल और घरों को ही नष्ट नहीं कर रहे, बल्कि मनुष्यों की जान के लिए भी खतरा साबित हो रहे हैं। वन विभाग इस सिलसिले में मोती नाम की एक हथिनी की खोज में है। दरअसल यह हथिनी उस हाथी दल की नेता है जो अक्सर खोवाई जिले की अथारोमुरा तलहटी में मानव बस्तियों में कोहराम मचाता है। वन विभाग इस हथिनी को रेडियो कॉलर पहनाना चाहता है, लेकिन मोती है कि वन विभाग के कर्मचारियों को चकमा दे रही है। हमारे त्रिपुरा के रिपोर्टर प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। देखिए उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। त्रिपुरा के कम से कम 3 जिलों के जंगल में हाथी रहते हैं। ये जिले खोवाई, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा है। गोमती और दक्षिण त्रिपुरा में हाथी जंगल से बाहर कम ही आते हैं, क्योंकि यहाँ का जंगल काफ़ी हरा भरा है, जहाँ भरपूर मात्रा में हाथियों के लिए खाना मौजूद है। लेकिन खोवाई ज़िले में लोग हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। ख़ास तौर पर यहाँ एक हाथी है जिसका नाम मोती है। मोती यहाँ के गांवों में हमला करता है और खेतों में फसलों को नष्ट कर देता है। टारगेट एलिफेंट जो है, जैसे लोकली उसको मोती बोलते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको हमने टारगेट किया था। तो उसको हमने 2-3 बार ट्राई किया उसको डार्टिंग करने के लिए, बट थोड़ा सा मे बी मेडिसिन का इशू, इफिकेसी हो सकता है। और इस ऑपरेशन में हमने जो हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर के शर्मा, वो पद्मश्री अवार्डी है, तो उनको हमने खास करके इस ऑपरेशन में बुलाया था। तो उनका भी गाइडेंस हमें आने वाले दिनों में भी मिलेगा, और ये एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे हम कम करेंगे। उसमें हमारा त्रिपुरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स भी उसमें हमें कोऑपरेशन कर रहे हैं। खोवाई के आदिवासी बहुल इलाकों में लोग जंगल में सब्जियां उगाते हैं। यहाँ पर परिवार पालने के लिए यही मुख्य साधन है। लेकिन हाथियों के उत्पात की वजह से अब यहाँ के लोग जंगल जाने में डरते हैं। इसकी वजह से उन्हें अपना परिवार पालना भी मुश्किल हो गया है। अब हमारा जंगल जाना मुश्किल है। हम जंगल में फलों के बाग लगाते हैं। पिछले साल हमने लोन लेकर बागान लगाया था, लेकिन हाथी ने सब बर्बाद कर दिया। अब हमें लोन भी चुकाना है। क्या करें, कोई रास्ता नहीं सूझता है। इस गांव में करीब 60 परिवार रहते हैं। सभी परिवार गरीब हैं और मेहनत मजदूरी से परिवार पालते हैं। यहाँ लोग हाथी से त्रस्त हो चुके हैं। ना तो जंगल में कोई सब्जी उगा सकते हैं और ना ही जंगल में जा सकते हैं। हमें अगर बचना है तो हाथी को यहाँ से भगाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। खोवाई जिले के वाथवीलंग गांव के खेतों में हमें हाथी के पैरों के निशान दिखाई दिए। हालांकि यह सूखे का सीजन है।
गांव के लोग कहते हैं कि हाथी आमतौर पर बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा हमले करते हैं। हाथी ने यहाँ लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। साल 2000 के बाद से यहाँ हाथियों का हमला बढ़ा है। इससे पहले माहौल ऐसा नहीं था। अब तो हाथी ना तो रबड़ के पेड़ होने देते हैं और ना ही कोई फल फूल का वृक्ष छोड़ते हैं। वन विभाग का कहना है कि वह पिछले करीब 15 सालों से हाथियों को संभालने पर काम कर रहा है। वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि गोमती और दक्षिण त्रिपुरा के जंगल अच्छे हैं, जहां पर हाथियों के लिए भरपूर खाना है, लेकिन खोवाई जिले में सड़क और रेल लाइन जंगल से होकर गुजरती है। इसके अलावा लोगों ने जंगल में कब्जा भी किया है, इसलिए हाथियों का जो नेचुरल कॉरिडोर है वह बाधित होता है और वे गांव की तरफ भटक जाते हैं। विभाग के अनुसार खोवाई जिले के 16 गांव हैं जहां पर हाथी हमला करते रहते हैं। ये हाथी में ये होता है कि ये मैट्रियार्की फॉलो करता है, मतलब एक ग्रुप होता है, जो फीमेल एलिफेंट्स होता है उनका एक ग्रुप रहता है, वो उसको लीड करती है उस ग्रुप को, और दूसरे जो मेल अडल्ट एलिफेंट्स है वो सिंगली जंगल में घूमते हैं। तो ये जो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो सिंगल जो टस्कर एलिफेंट हम बोलते हैं उसको, जो दांताल एलिफेंट है जिसको दांत बड़ा होता है, तो ये एक्चुअली ऐसे 2-3 एलिफेंट्स है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। वो एक्चुअली हर रात को कहीं गांव पे, जैसे मैंने बोला कि 16 टोटल गांव है, जैसे कि उसमें चकमा घाट है, चंपलाई है, कपाली टीला है, कृष्णपुर है, नॉर्थ कृष्णपुर है, वातीलोंग है, महारानीपुर है, साउथ महारानीपुर है, प्रमोद नगर का कुछ एरिया है खोवाई सब डिवीज़न का। तो ये जंगल के जितना भी फेरी फेरी पे गांव है उसमें ये मोस्टली प्रॉब्लम करता है। वन विभाग के अधिकारी यह भी कहते हैं कि यह बात सही है कि लोगों को हाथी के हमले से बचाना है, लेकिन साथ साथ जंगल और हाथी को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए हाथी के बारे में वन विभाग ने विस्तृत शोध कराने के लिए एक्सपर्ट लोगों की मदद भी ली है। एलिफेंट का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है धीरे धीरे, तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि हाथी कहाँ से घूमता है, उसका कॉरिडोर कहाँ पे है। तो हमने 2 साल पहले एक NGO है ANCF, एशियन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने एक रिसर्च स्टडी भी ऑर्गेनाइज़ किया है। उसको हम रेडियो कॉलरिंग भी बोलते हैं हाथी को, जिसमें हम हाथी के गले में एक GPS मशीन डालते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हाथी का लोकेशन पता चलता है और अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा काम करते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे हाथी है तो हम गांव के नज़दीक आने वाला है तो हम गांव वालों को तुरंत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि और हमारा स्टाफ भी वहाँ पे भेजते हैं। वैसे हमने लास्ट ईयर में एक रेडियो कॉलरिंग ऑपरेशन किया था, वो हमने सक्सेसफुली किया था लास्ट ईयर। तो उसमें हमें अभी 1 साल का अच्छा सा डेटा मिला है हाथी कहाँ पे घूमता है। तो वो हमें आने वाले दिनों में हमें वो प्लानिंग करने के लिए और जैसे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो कम करने के लिए उसका फ़ायदा होगा। खोवाई गांव के लोगों ने बताया कि वैसे तो हाथी हर साल ही तंग करते रहे हैं, लेकिन इस साल मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वन विभाग की चिंता बिल्कुल जायज़ है कि हाथी को बचाना है, लेकिन जंगल में बसे आदिवासी और अन्य लोगों के रोज़गार और जीवन की रक्षा शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बुलेटिन की 2 बड़ी खबरें बाकी हैं, लेकिन उससे पहले त्रिपुरा की एक और ज़रूरी खबर दे देते हैं। अपोजिशन लीडर जितेंद्र चौधरी ने 17 मई को राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है, त्रिपुरा के दूर दराज के इलाकों में पिछले 6 महीनों से मनरेगा स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में वहां के लोग बॉर्डर पार करके 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए मजबूर हैं। साथ ही वे बिजली, पानी और रोड के कारण होने वाली असुविधा का जिक्र भी इस पत्र में करते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जब वे स्वयं 4 अन्य MLA के साथ दौरे पर गए थे तब वहां के निवासियों ने उन्हें ये जानकारी दी है। और अब छत्तीसगढ़ से एक खबर, जहां 2 मासूम आदिवासी बच्चों की खेल खेल में हुए बम धमाके से मौत हो गई। यह हादसा बीते सोमवार यानी 13 मई को बीजापुर जिले में स्थित बोडगा गांव में हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। 2 चचेरे भाई
बोटी ओयाम और लक्ष्मण ओयाम तेंदुपत्ता फड़ में काम करने के बाद खाना खाने घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में खेत में उनकी नज़र बम पर पड़ी। जाहिर सी बात है, 12 साल के बच्चे को कैसे पता होगा कि ये बम है या इससे जान जा सकती है। उत्सुक होकर उन्होंने उसे हाथ में उठाया और पत्थर से तोड़ने की कोशिश की। बम पर पत्थर पड़ते ही वहां धमाका हुआ और इस हादसे में दोनों मासूम बच्चे काल के ग्रास बन गए। बताया गया है कि धमाके की आवाज़ सुनकर फड़ में काम कर रहे लोग भी वहां पहुंचे थे और दर्द से करहा रहे बच्चों को वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर उनके घर लेकर गए थे। शाम करीब 3 से 4 बजे के बीच घर में ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? गांव वालों से बम के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले पुलिस फोर्स इस इलाके में आई थी और नक्सलियों के छुपे होने का दावा किया था और गोलीबारी की थी। साथ में बीजीएल भी दागे थे। कुछ बम उसी समय फट गए थे, कुछ रह गए थे। एक अप्रयुक्त बम को ग्रामीणों ने खुद अपने घर में रखा था। हालांकि बाद में उस बम को नक्सली लेकर चले गए थे। वहीं दूसरी ओर बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि जिस बम से यह हादसा हुआ है वह बीजीएल नहीं है, आईईडी है और इसे नक्सलियों ने लगाया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। बम किसका था यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। क्या वाकई यह पुलिस की लापरवाही है या इसके पीछे नक्सलियों की कोई साजिश है, यह जांच का विषय है। ये भैरमगढ़ थाना अंतर्गत बुड़गा गांव है जो कि इंद्रावती नदी के उत्तर दिशा में है। वहाँ का मामला है जिसमें अभी प्रारंभिक सूचना मिली है कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में 2 नाबालिग बालक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके पश्चात जैसे ही सूचना मिली हमने ग्रामीणों से संपर्क किया और ग्रामीणों से संपर्क करके जो उनके शव है उसको लगाया जा रहा है और उसके बाद उसमें जो आगे की उचित वैधानिक कार्रवाई मर्ग कायम करके किया है। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संवेदना व्यक्त करते हुए जो ट्वीट किया है उसमें कहीं भी प्रशासन की भूल या किसी जांच का कोई जिक्र दिखाई नहीं दिया। छत्तीसगढ़ से ही एक और खबर है। 10 मई को पीडिया मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया था। ग्रामीण इसे ग्रामीणों की हत्या बता रहे हैं। इस मामले में पूर्व विधायक मनीष कुंजाम की अध्यक्षता में एक जांच दल मुठभेड़ स्थल जाकर लौटा और मुठभेड़ को फर्जी करार दिया। जांच दल के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि पीडिया में पुलिस ने निर्दोष आदिवासियों को मारा है। वहीं बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी निर्दोष आदिवासियों की हत्या हो रही है। मंडावी ने कहा कि ग्रामीणों ने बताया कि सभी लोग ग्रामीण हैं जो तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए थे, जहां उन्हें गोली मारी गई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगी और सदन में इस मामले को उठाया जाएगा। जो पीडिया में जिस तरीके से 12 ग्रामीणों को, 2 ग्रामीणों को जो पुलिस के द्वारा गोलीबारी करके हत्या की गई थी, जिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संतराम नेताम जी विधानसभा पूर्व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच दल बनाया और सभी लोगों ने आज प्रभावित गांव पहुंचकर घटनास्थल जाना चाहते थे, लेकिन हमें पुलिस ने जबरन वहां पर रोका और घटनास्थल पहुंचने से रोका, नहीं पहुंच पाए। फिर भी ग्रामीणों को वहां बुलाकर हमने बहुत सारे और पीड़ित परिवार से बातचीत किया है। सभी ग्रामीणों ने कहा कि वे निर्दोष लोग हैं और तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे, उनकी गोलीबारी कर हत्या की गई है और बहुत सारे बातें हमने किया है और हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उन्हें अवगत कराएंगे। और आने वाले समय जिस तरीके से भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदिवासियों की हत्याएं हो रही है और ये प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद आदिवासियों की ये स्थिति है कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आने वाले समय हम इस घटना की भी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और साथ साथ सड़क की लड़ाई लड़ने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगा। यहाँ पर 2 जन तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे सर, और उसके बाद उधर पीडिया गांव से पड़स से लेकर उधर से बाकी जनता को भगा के लाए। फोर्स आने का देखकर जनता डर के मारे भग के आए, इधर आए और बाकी फोर्स डोडी तुमनार साइड से आए। बाकी फोर्स इधर
इतवार साइड से आए, तो उधर का जनता भी इधर बक के आया फोर्स को देखकर। और क्या हुआ कि इधर उधर से फोर्स भी आया और इन लोग ग्रामीण भी इधर उधर से बक के आए। बीच में झाड़ी में छुपने का कोशिश कर रहे थे, तो अचानक में बीच में फंस गए, तो इधर फायरिंग स्टार्ट हो गया। तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद 12 ग्रामीण वहीं पर मौत हो गया। लगभग ये 12 घंटे की जो हमारी उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, लगातार अलग अलग समय पर 9 से 10 बार हुआ था। इसके बाद एम्बुश भी लगे थे। तो जो मारे गए हैं वो प्रॉपर नक्सली है, उनके खिलाफ हमारे पास अपराध भी कायम है, पुराने अपराध भी कायम है। इसके अलावा सर प्रोफाइल फिल्म उनके नाम है और सरेंडर कैडर से भी उनके बारे में तस्दीक कराया गया। और सारे के सारे नक्सली हैं, कुछ जिसमें आपने जैसे हमारे प्रेस रिलीज में भी देखा कि वो कंपनी 2 के सदस्य हैं, कुछ जिसमें ACM लेवल के भी हैं। नक्सलियों की साजिश से पूर्व में भी जितने भी मुठभेड़ हुए हैं उसमें उन्होंने हर मुठभेड़ को एक फर्जी मुठभेड़ का नाम दिया है और उसी तारतम्य में भी इस मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ कह रहे हैं। पीडिया जो कि एक नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर्स कई पहले होते थे, वहाँ नक्सली हथियार बनाए जाते थे। अब वो धीरे धीरे नए कैंप खुलने की वजह से सॉफ्टन हो रहा है, सिक्योरिटी की रीच बढ़ रही है, तो उस वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं और इस वजह से वो एक काउंटर प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान 20 मई यानी आने वाले सोमवार को होने वाला है, आज जिसके प्रचार का आखिरी दिन है। इस चरण में कुल 49 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें से 3 क्षेत्र महाराष्ट्र की दिंडोरी और पालगढ़ सीट और उड़ीसा का सुंदरगढ़ क्षेत्र आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इस दौरान झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग होगी और इसके साथ ही गांडे उपचुनाव भी इसी तारीख को होगा। इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में हैं। जिस गांडे सीट से कल्पना सोरेन JMM उम्मीदवार हैं, वह बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का गृह जिला है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इसी इलाके की संसदीय सीट कोडरमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में कल्पना सोरेन को रोकना इन दोनों सियासी दिग्गजों के लिए गरिमा का सवाल है। इसलिए बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी गांडे से लेकर कोडरमा के चुनावी रण में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना के पक्ष में उपजी सहानुभूति की लहर उनके पक्ष में जा रही है। कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले कभी राजनीतिक मंचों पर नजर नहीं आई, अचानक देश के राजनीतिक मंच पर पहुंच गई। कल्पना सोरेन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ इंडिया गठबंधन की जनसभाओं में मुख्य भूमिका में नजर आती रही हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद वे मुख्यमंत्री की भूमिका में भी आ सकती हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज़ की खबरों को पढ़ने और देखने के लिए हमारी वेबसाइट maybharат.com 24 घंटे आपके साथ मौजूद है। नमस्कार।